हम देख रहे थे कि एक अच्छी रनअप जो है ब्रॉडर इंडिसेस में देखने मिली, लेकिन आज जो ट्रेंड आ रहा है 9-10 दिन के बाद, अब दिख रहा है एक डाइवर्जेंस क्लियर आ रहा है बेंचमार्क इंडिसेस में और ब्रॉडर इंडिसेस में। आप ज़रा बताएं किस तरह देखते हैं इस चीज़ को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, आपने जब स्मिट बोला था तो मुझे स्मग सुनाई दिया था पहले, तो मुझे लगा कि सही टर्म आप एक्चुअली यूज कर रहे हो। देखिए, जब बाजार करेक्शन हुआ था उसके पहले आप अगर वैल्यूएशंस देखो, और मिड एंड स्मॉल कैप में आपको डेफिनेटली वैल्यूएशंस बार बार देखना होगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल तो नहीं, क्योंकि उसके बाद में करेक्शन आ गया, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जितना जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो उससे ज्यादा वैल्यूएशंस पे ये सारे के सारे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा और आंकड़ा अगर देखो, तो जो नवंबर करीबन सितंबर अक्टूबर नवंबर उस रेंज में जो बीएसई मिड कैप इंडेक्स था, उसका हाईएस्ट पी करीबन था 44, और करेक्शन के बाद में वो करीबन 31 तक आया था। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद में जो करेक्शन आया उसमें, और आज के दिन हम लोग वापस करीबन 37 के आजू बाजू ट्रेड कर रहे हैं। तो और अगर इसका आप अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखो करीबन 10 एक साल का, तो मिड कैप का जो पीई है वो ऑन द एवरेज मीडियन पी करीबन 31 है। तो इस हिसाब से काफी वैल्यूएशन आज के दिन भी जो लॉन्ग टर्म मीन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप अगर आते हो स्मॉल कैप बीएसई स्मॉल कैप, तो वहां पे करीबन 39-40 तक पी पहुंच गया था, जो 32 आके आज भी आपको करीबन 26 आके आज भी आपको करीबन 32 के आजू बाजू ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यही आप अगर करते हो निफ्टी 50 के साथ, जो लार्ज कैप इंडेक्स है, या फिर सेंसेक्स के साथ, तो आपको दिखेगा कि खाली 22-23%, आई मीन 22-23 पी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट डेफिनेटली लार्ज कैप की ओर है। और लार्ज कैप में ज्यादा करेक्शन आया नहीं था। ऑफकोर्स इंडेक्स हमको देखने मतलब गिरते हुए देखने को मिला था ट्रम्प के आने के बाद, लेकिन उसके पहले भी वैल्यूएशन लार्ज कैप में ठीक ठाक थे, जब मिड एंड स्मॉल कैप बहुत कॉस्टली चल रहे थे। अब रिकवरी के बाद मिड एंड स्मॉल कैप काफी तेजी से रिकवरी दिखाए, और वैल्यूएशन वाइज वापस डिस्कम्फर्टिंग लेवल्स में है। तो यहाँ पे अगर कोई नया निवेशक आता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में या फिर लार्ज कैप फंड्स में ही आपको ज्यादा फोकस देना चाहिए। दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब होती है, तो आपको दिखता है कि ये सेगमेंट आपको फिर भी बेटर परफॉर्म करते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर कोई भी गिरावट आती है तो इतनी ही तेजी से आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो मिड एंड स्मॉल कैप डेफिनेटली कॉस्टली है, लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अगर रिसर्च करते तो आपको आज भी ठीक ठाक वैल्यूएशंस में मिल सकते हैं। तो इन लार्ज ओपिनियन ओवरऑल ओपिनियन में लार्ज कैप काफी कंफर्टिंग है, कहीं पे भी आप जाके निवेश कर सकते हो, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में आपको बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स वाइज कॉस्टली है। और अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज ग्लोबल फ्रंट से आती है, तो यहाँ पे आपको वापस डीप करेक्शंस देखने को मिल सकता है। तो पिक एंड चूज स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करनी होगी। पिक एंड चूज स्ट्रेटेजी, मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल कैप स्पेस या मिड कैप स्पेस देख रहे हैं, कहीं कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट ज़रूर है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स जो मोमेंटम है लार्ज कैप की तरफ भी मूव कर रहा है। अगर आप लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात करें, अच्छा ठीक है, कुणाल शाह हमारे साथ नहीं है। हरीश, आपसे ये सवाल होगा, टाटा मोटर्स क्या करना चाहिए अभी? अभिषेक जी, जिस तरीके से हमने टाटा मोटर्स में एक रिसेंटली रैली देखा था, लेकिन ऊपर के और 750 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन था, तो वो क्रॉस करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था टाटा मोटर्स को। वहीं से हमने फिर से एक बार नीचे डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो थोड़ा बहुत और वीकनेस इंडिकेट कर रहा है स्टॉक चार्ट्स के ऊपर। हो सकता है कि 650 लेवल तक हम लोग देखने मिल सकते हैं टाटा मोटर्स को रिवर्स होने से पहले। तो ये सपोर्ट जोन से यहाँ पे जहाँ पे टाटा मोटर्स को दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फर्दर थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है टाटा मोटर्स में। तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली एक बार देखने मिल सका। तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट जोन जैसे मैंने बताया 650 से 640 के रेंज में है, तो वहां तक फर्दर डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो किसी का लॉन्ग है तो होल्ड बने रहे, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट सेटअप बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा बेरिश नहीं है, लेकिन जो भी है एक करेक्टिव फेज है। तो करेक्टिव फेज और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे लग रहा है कि स्लोली टर्न अराउंड हो रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि 640 के स्टॉप के साथ आपको ये होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो भी है तो मुझे लग रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा क्लियरली ट्रेंड पॉजिटिव नहीं लग रहा है, तो बाइंग तो अवॉइड करूंगा क्लियरली। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल बाय होल्ड होल्ड करना चाहिए स्टॉक प्राइस को। ठीक है, 640 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड करने की सलाह है। एक और बड़ी कंपनी रिलायंस के बारे में राय लेंगे विवेक जी। पिछले 4-5 सत्र से हम देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे रेंज में है, मतलब अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो मुश्किल से 10 रुपए की रेंज है, उसी में क्लोज कर रहा है शेयर। ये रिलायंस को लेकर आपका व्यू क्या है? यहां से मान लीजिए किसी को निवेश के लिए खरीदना हो तो अभी बाइंग करें, या फिर थोड़े से ये जो पॉलिटिकल चिंताएं थोड़े सबसाइड होने दे, उसके बाद कोई व्यू बनाए? देखिए, अगर रिलायंस को आपको बाई करना होगा तो एक दो बम्पर रिजल्ट रिलायंस को दिखाना होगा, क्योंकि वैल्यूएशन फ्रंट पे आप अगर देखो तो जो करीबन 23 एक पी पे चल रहा था, ये आज के दिन आपको 27-28 के बीच में मिलेगा। और जो जियो पोलिटिकल टेंशन है उसका डेफिनेटली इफेक्ट कंपनी पे आ सकता है, अगर ये टेंशन अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी तक तो क्रूड ऑयल इतना बहुत ज्यादा कोई रैली दिखाया नहीं है जितना दिखा सकता था ईरान को लेकर। लेकिन आगे चल के अब यूएस अगर एंटर करता है वॉर फ्रंट में, तो ये सिचुएशन कैसे प्ले आउट होगी, ये कोई चार्ट या कोई फंडामेंटल लिस्ट नहीं बता सकता। तो आपको अगर लेना ही है, डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है ये, लेकिन लेना ही है तो थोड़ा सा समय देके वेट करके सिचुएशन एक बार और थोड़ी क्लियर हो जाए, उसके बाद में ही आपको देखना चाहिए। तो तब तक अवॉइड रहेगा मेरा। वेट इन वॉच रिलायंस के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं। पॉलिसी से पहले हमने देखा था कि पॉलिसी की ज़रा देखा गया ब्रॉडर इंडेक्सेस में, लेकिन फिर भी इंटरग्लोब एविएशन थोड़ा सा थमेगा। पहले तो ऑन द लाइटर पार्ट, आपकी कलीग बोल रही थी कि बड़ी बिल्डिंग्स के कारण एयरलाइंस को खतरा हो सकता है। एक्चुअली उल्टा होकर रखा है एयरलाइंस के कारण बड़ी बिल्डिंग्स को खतरा हो गया आजकल। तो एनीवे, देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो रियलिटी इंडेक्स नीचे है वो भी एक फैक्टर है इस न्यूज के कारण, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स आज के दिन इस बलबुते पे दिखते हैं कि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट। तो अब कैसे टाइप के रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसका कोई इम्पैक्ट रियलिटी स्टॉक्स पे पड़ने वाला नहीं है। जहां तक इंटरग्लोब एविएशन का सवाल है, आई थिंक ये नो ब्रेनर है। और आप बोल रहे हो कि कैंसिलेशंस हो रहे हैं, अब विवेक जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ज़रा अनम्यूट करें। विवेक जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, अनम्यूट करें। लगता है कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, विवेक जी के पास हम जल्द आएंगे। लेकिन चलिए हमारे खास सेगमेंट में चलते हैं, हमारे ऑप्शन के चैंपियन गया है। मैंने ऑफकोर्स जो वाल होती है जो हम कहते हैं, ये यहाँ पे ONGC ऑयल इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाएं। यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है। और ऑफकोर्स हमने ये ऑलरेडी देख लिया जब ये रैली आई थी $64 के बाद, जो जंप आया था 2-3 दिन में, जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने मिल रहे हैं। ONGC ऑयल इंडिया ऑफकोर्स फोकस में रहेंगे। थोड़ी देर पहले हमने एक एविएशन कंपनी की भी बात की थी विवेक सर से, लेकिन अब क्रूड डेरिवेटिव वाले भी कंपनीज हैं। आपके टायर स्टॉक्स लीजिए, पेंट स्टॉक्स लीजिए, एक बार फायर करें पेंट स्टॉक्स, एशियन पेंट्स को लाए स्क्रीन पे। ऑफकोर्स वहाँ पे एक ब्लॉक भी आया था रिलायंस का, और ऑयल इंडिया ONGC दोनों स्टॉक्स को देखिए नज़र में, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है और डेज हाई लेवल्स के आसपास दोनों स्टॉक हैं। तो ये ब्रेंट क्रूड का जो चाल है, अब लग रहा है कि सस्टेन कर सकता है $75 प्रति बैरल पे। तो ऑफकोर्स वॉलीटिलिटी बहुत रहती है। तो विवेक सर, सबसे पहले ये जो क्रूड का प्ले है, ये तो लग रहा है सस्टेन करेगा। ऑफकोर्स 1-2 हफ्ते हमने देख लिए, अगर सीज़ फायर या जो पॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है ईरान में या जो क्राइसिस आ रही है ऑयल की, तो वो स्पिल ओवर हो सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट बोल भी रहे कि 80 to 85 देखने मिल सकते हैं आने वाले हफ्तों में, अगर क्लैरिटी नहीं आता है। तो विवेक सर, सबसे पहले हो रही है ब्रेंट क्रूड का प्ले हम कैसे करें? ये शॉर्ट टर्म प्ले रहने वाला है कि इसमें कुछ लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहीं से आ रहा है? देखिए, अब इसमें ऐसा है ना कि जब तक
का आपका ग्लोबल टेंशन रहेगा तो हो सकता है कि ये चांसेस रहेंगे कि ब्रेंट क्रूड आपका और ऊपर जा सकता है। अब प्रेडिक्शन जहां तक का सवाल है, दो रिसर्च ऑलरेडी आ चुके हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के। एक तो करीबन 90 95 97 का प्रेडिक्शन आया था, और अगर ईरान के साथ थोड़ा और अग्रेसिव होते हैं तो ये 125 तक भी जा सकता है करके ये भी प्रेडिक्शन आया हुआ है, ये एक ब्रोकरेज रिपोर्ट में है। अब बात ऐसी है कि अब कौन सा सच होगा नहीं होगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि यह युद्ध किस और मोड़ लेने वाला है। आज भी अगर समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत सुलह हो जाती है या फिर ईरान बैक टू द टेबल्स आ जाता है, तो आपको ऐसा ही एक डीप करेक्शन भी ब्रेंट क्रूड में देखने को मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जिस हिसाब से रुख अभी ईरान का है लग नहीं रहा है वैसे होने वाला है, लेकिन अगर ब्रेंट को इमीडिएटली 90 100 जाना था तो इनफैक्ट अब तक चला गया होता, क्योंकि अ, जो थोड़े दिन पहले था 64 65, और वहां से 75 अगर आता है तो बहुत बड़ा रैली, इतने बड़े युद्ध होने के बावजूद मतलब वो जो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, इतना सही रैली हुआ है एक्चुअली। तो अब ये है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये तो वॉर पे डिपेंड करता है, तो वेट एंड वॉच का ही अप्रोच रहेगा। लेकिन हाँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको ऐसा इकोनॉमी भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर डॉलर जब ऊपर जा रहा है आपको करीबन एक तो जीडीपी पे मार खाता है, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कॉस्टली होगा, मतलब और ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर यहीं पे अगर सस्टेन करता है अगले हफ्ता भर और, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट अभी थोड़े दिन पहले जैसे आरबीआई बोल रहा था कि इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में और इसके लिए रेट कट हुआ था, अब जो एक और रेट कट हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है कि इस चक्कर में अब आरबीआई वो एक्शन नहीं ले, और हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट ऊपर भी जाए। तो इसके काफी नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर और ऊपर जाता है और यहाँ पे भी अगर सस्टेन करता है तो। लेकिन हाँ, ये तो वेट एंड वॉच का ही अप्रोच होगा, और जहां जहां आपको डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं स्टॉक्स, जैसे पेंट्स है या फिर टायर इंडस्ट्री है, ये सब स्टॉक से आप थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए आप जैसे एशियन पेंट्स की बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय बाद थोड़ा सा उठने की कोशिश की थी, 2400 तक गया था, लेकिन इस न्यूज के बाद वापस ये 2200 तक स्टॉक आ गया है। तो यही एक रेंज में रह सकता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आगे होंगे उसी बेसिस पे स्टॉक्स आपको मूवमेंट दिखाएंगे। तो जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपको आई थिंक अवॉइड करना ही बेटर रहेगा यहाँ पे। ये बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड डेरिवेटिव थीम्स उस पे जो है अवॉइड ही रखें, और ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडिसेस का भी फ्लेवर यही है कि गिरावट आ रहा है, तो दोनों ही जगह फॉलिंग नाइव्स पे अपने हाथ ना डालें। लेकिन अब मैं लक्ष्मीकांत जी आपको एक बार लाऊंगा। कोटक बैंक यहाँ पे देखिए थोड़ा स्ट्रेंथ आ रहा है, और बैंकिंग स्टॉक्स में ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी कोटक बैंक की बात करें यहाँ पे पोजिशनली क्या लगता है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक, इसके बारे में बताएं, क्योंकि बाकी सारे इनके जो पीयर्स हैं वो लाल निशान में गए हैं, और एचडीएफसी बैंक हल्के से हरे निशान में, पर कोटक बैंक देखिए अपने स्ट्रेंथ बना के रखा है, कोई वॉलेटिलिटी स्टॉक में नहीं दिखा है, 2150 के लेवल्स के पास है। बताएं ज़रा लक्ष्मीकांत जी। गुड आफ्टरनून शरद जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतने ब्रॉडर मार्केट में पेन है करने की कोशिश तो हो रही है पर हो नहीं पा रहा है। आप देखिए निफ्टी 50 यहाँ पे एक रिकवरी आई थी, बट अब थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है, अभी भी 15 पॉइंट गिरा है, 24,800 का इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे फिर आ गया है। तो ऑफकोर्स थ्रू आउट द डे हमें लग रहा था ये 24,800 का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, लेकिन सपोर्ट लेवल्स देखें तो लगभग 24,700 पे। एक बार निफ्टी बैंक पे भी नज़रिया रखते हैं, एक रिकवरी की ट्राई हुई थी, लेकिन अब जो है लाल निशान में आ गया है निफ्टी बैंक। इसके चार्ट एक बार लाते हैं स्पॉट रेट्स पे, तो पता चलेगा कि क्लैरिटी क्या है बैंकिंग स्पेस में। ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है लाल निशान में भी हैं। देखिए निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन में आ गया है, रिकवरी का भी डेज लो पे आ गया है, तो ऑफ कोर्स थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है, और ब्रॉडर इंडेसेस में तो सारे दिन ही गिरावट देखने मिल रही थी, तो उसमें कुछ चेंज ज़्यादा नहीं देखने मिला है। लेकिन ऑफ कोर्स चलते हैं, और यहाँ पे जो है अब थोड़ी सी एक बार मार्केट की भी चेक ले लेते हैं, तो ये आपको देखने मिल गया है। विवेक सर, यहाँ पे ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडेक्सेस की तो बात हो गई है, लेकिन लार्ज कैप में कोई अच्छे कंपनीज या कोई सेक्टर्स आपको दिख रहा है कि जहाँ पे इस वॉलेटिलिटी में जो है एक शेल्टर मिल सकता है? देखिए आईटी में एक अच्छी मोमेंटम आई, थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, विप्रो को हटा दीजिए,
आईटी के अलावा कोई लार्ज कैप स्पेस में लगता है जहाँ पे एक्शन देखने मिलेगा? हाँ, बहुत मुश्किल है आज तो इनफैक्ट एक्सपायरी को लेते हुए भी बोलना, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट है ओवरऑल, ये आज के दिन एक तो जैसे आपने कहा आईटी है, और दूसरा मुझे कुछ हद तक ऑटोमोबाइल भी ठीक ठाक लग रहा है। और उसके अलावा फार्मा, अब फार्मा में ये टैरिफ टैरिफ वापस ये गेम चालू हो गया, तो इसके कारण थोड़ा बहुत डाइजी हो सकता है ये। लेकिन लार्ज कैप साइड में इनफैक्ट स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट, अगर क्रूड स्टेबल हो, और स्टॉक्स लाइक, क्योंकि इसका नेगेटिव फैक्टर भी कुछ हद तक का फैक्टरिंग हो गया है, टाटा मोटर्स वगैरह थोड़ा सा डिप अगर मिले, तो ऐसे कंपनीज फिर भी ठीक लग रही है। लेकिन ओवरऑल मेरा तो ये कहना रहेगा कि आज आज अवॉइड कर सकते हो, इनफैक्ट टाइम भी नहीं बचा है, और कल का मूवमेंट देखने के बाद कुछ डिसीजन पे हम लोग आ सकते हैं। और आप अगर एक और लार्ज कैप सेगमेंट देखो तो आज काफी टूट रहा है जो बैंकिंग इंडेक्स है, तो बैंक्स मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल। तो जितने भी लार्ज कैप बैंक्स है, पर्टिकुलरली आज सुबह से इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, और इस पे मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था लॉन्ग बैक, तो वो अभी भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स थे वो फैक्टरिंग हो चुके हैं उसमें, और अभी स्टेबल है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि एक्सिस बैंक भी अच्छा खासा करते हुए आपको दिखेगा। तो मेरा फर्स्ट चॉइस बैंकिंग स्टॉक्स रहेंगे, उसके बाद में रियलिटी, और उसके बाद में कंज्यूमर रिलेटेड जैसे एशियन पेंट्स वगैरह है। ऑफ कोर्स आपकी भी राय है, और एफआईज भी जो है हमारे कुछ ब्रोकर्स बता रहे हैं कि कुछ बाइंग जो है लो लेवल्स पे कर रहे हैं आज दिन के ट्रेडिंग सेशन में, रिटेल और फिर